अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने किडनी के स्ट्रक्चर को भी देखा था और ये देखा था कि जो चीज़ किडनी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करवाती है वो नेफ्रॉन कहलाती है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको ये डायग्राम पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर रीनल पिरामिड्स होते हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। इन रीनल पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर सारी की सारी फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। यानी जो भी हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर होना होता है, उसके अंदर से चीज़ें निकलनी होती हैं, वो सारी की सारी इधर नेफ्रॉन में होती है, रीनल पिरामिड्स के दरमियान में। और अगर वाटर हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना है तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी नेफ्रॉन के अंदर होती है और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर जब यहाँ से चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जो हमें नहीं चाहिए, वो इधर से रीनल पेल्विस के अंदर जाता है और पेल्विस के थ्रू फिर यूरेटर से बाहर निकल जाता है, यूराइनरी ब्लैडर में चला जाता है। यूराइनरी ब्लैडर में जाके वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ काम कर रही है वो नेफ्रॉन है। तो बेसिकली आज हमने इसी नेफ्रॉन का डिटेल के साथ स्ट्रक्चर देखना है और देखना है कि किस तरह ये काम करता है। तो नेफ्रॉन की अगर आउटर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बच्चे ये जो हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये 1 मिलियन जो है तकरीबन हमारी किडनी में पाए जाते हैं, यानी 1 लाख के करीब हमारी एक किडनी में ये पाए जाते हैं। और इसको हम अपनी किडनी का फंक्शनल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि एक ऐसा यूनिट जिसके बगैर किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। यूनिट उस चीज़ को बोलते हैं, यूनिट ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से मिलकर कोई चीज़ बनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक बिल्डिंग है तो उसका यूनिट ईंटें होती हैं। ईंटों के बगैर जो है, इन ब्रिक्स के बगैर बिल्डिंग अधूरी होती है। इसी तरह से जब जब ये हम ईंटें नहीं लगाएँगे तो हमारी बिल्डिंग नहीं जो है वो बन पाएगी। चाहे आप इसके अंदर रेत डाल दें, बजरी डाल दें, सरिया डाल दें, लेकिन जब तक ईंटें नहीं होंगी तो हमारी बिल्डिंग नहीं कंप्लीट हो पाएगी। बिकॉज़ जो ये ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, ये यूनिट है उसका बेसिक। इसी तरह से जो हमारी किडनी का यूनिट है ना, फंक्शनल यूनिट, वो नेफ्रॉन्स हैं। अगर ये नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में नहीं होंगे, हमारी किडनी मौजूद तो होगी, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पर जो है रीअब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होगी, फिल्ट्रेशन नहीं होगी, यानी किडनी अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगी। तो इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। कहता है अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पोर्शंस। इसके 2 मेन पोर्शन होते हैं, रीनल कर्पसल और रीनल ट्यूबुल। बेसिकली हमने इसको स्टडी करने के लिए ना 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है। अगर आपको यहाँ पर डायग्राम में ये देख लें आप कि इसके 2 पोर्शंस जो हैं, हमने इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है। एक ये है रीनल कर्पसल वाला, यहाँ से लेकर जो हमारा यहाँ तक का पोर्शन है, और जो हमारा ये ट्यूब लाइक पोर्शन है इसको हम रीनल ट्यूबोल का नाम बोल देते हैं। अब रीनल कर्पसल के अंदर जो है एक ग्लोमेरुलस होता है और एक बोमेंस कैप्सूल होता है। बेसिकली ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जैसा कि आप इसके अंदर देख भी सकते हैं। बेसिकली यही वो जगह है जहाँ पर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और ब्लड सारा फिल्टर होता है। अब इस ग्लोमेरुलस के अंदर जो है 2 तरह की आर्टरियोल होती हैं, एक इफेरेंट आर्टरियोल होती है और एक एफेरेंट आर्टरियोल होती है। आर्टरियोल 2 तरह की आर्टरियोल्स होती हैं, इफेरेंट एंड एफेरेंट। जो एफेरेंट है इसका मतलब है ए से अराइव, एफेरेंट का मतलब है अराइव, अराइव का मतलब है कि ये आती है ब्लड को लेकर, वो वाला ब्लड जो अनफिल्टर्ड होता है, जो फिल्टर नहीं हुआ होता। और इफेरेंट, ई से मुराद है एग्जिट। ये वो वाली आर्टरियोल्स होती हैं जहां से ब्लड फिल्टर होके फिर एग्जिट होना होता है जिस ब्लड ने, ठीक है। ये वो वाला ब्लड होता है जिसने एग्जिट होना होता है, यानी एग्जिट का मतलब है कि ये साफ हो गया है, अब ये चला जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक हो गया। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर एक बोमेंस कैप्सूल होता है ग्लोमेरुलस के आउटर साइड पे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख लें कि ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस के साइड पे इस तरह एक कप शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। बेसिकली बोमेंस कैप्सूल एक वो जगह होती है जहाँ पर सारा मटेरियल जो है फिल्टरेशन के बाद सारा मटेरियल यहाँ पर आ जाता है। यानी जब इन आर्टरीज के अंदर ब्लड फिल्टर हो जाता है ना, तो जो भी चीज़ें यहाँ से निकल आती है ना,
उसके अंदर से, ब्लड के अंदर से, यानी ग्लूकोज हो गया, लाइक शुगर हो गई या कोई भी चीज़, तो वो यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाती है। फिर बोमेंस कैप्सूल जो है उसको आगे भेज देता है। जो अगला उसका स्ट्रक्चर है या पार्ट है नेफ्रॉन का, वो रीनल ट्यूबोल का पार्ट है। इसको रीनल ट्यूबोल इसलिए बोला है क्योंकि ये सारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे देख सकें डायग्राम में, तो इस तरह से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनाया गया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है रीनल ट्यूबोल में फिर सारा वो मटेरियल आ जाता है जो भी फिल्टर हो गया है। अब वो सारा मटेरियल यहाँ पर आता है। सबसे पहले आती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबूल। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबूल जो है ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होती है। रीएब्जॉर्प्शन क्यों होती है? क्योंकि बाज़ औक़ात इन ग्लोमेरुलस वाली जो इसकी आर्टरियोल्स हैं, इसमें से वो चीज़ें भी निकल आती हैं फ़िल्टर होकर जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो ज़ाहिर है हम उन चीज़ों को वेस्ट तो कर नहीं सकते। फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल में यहाँ पर दोबारा रीएब्जॉर्प्शन होती है और वो हमारी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और फिर जो बाकी का मटेरियल है वो यहाँ पर आ जाता है नीचे एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ये लूप की सूरत में बना होता है, जिस तरह हेयर पिन होती है ना, इस तरह वाली एक हेयर पिन होती है, इस तरह से बनी होती है। इसी तरह हेयर पिन की जो लूप होती है, इसी तरह यहाँ पर इसकी भी लूप होती है, इसलिए हमने इसको लूप ऑफ हेनले का नाम दिया है। तो यहाँ पर फिर मटेरियल आता है वो सारा, यहाँ पर दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है, कुछ सॉल्ट्स की होती है, कुछ वाटर वगैरह की होती है, और रीअब्जॉर्प्शन हो के फिर जो पानी है वो यहाँ पर आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल में। ये डिस्टल जो कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल है, ये लास्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का, और इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड के बाद जो सारा मटेरियल है वो नीचे चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पर मिलती हैं, वो एक डक्ट जो है फिर रीनल पेल्विस के अंदर जाती है। ठीक हो गया। इस तरह रीनल पेल्विस के अंदर सारा मटेरियल चला जाता है, यूरिन वगैरह, और रीनल पेल्विस से जो है वो सारा बाहर चला जाता है। यहाँ पे आप देखें ना, ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर से सारा फिल्ट्रेशन होकर मटेरियल इधर आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, सारा एक जगह पर इकट्ठा होता रहता है, एक ही डक्ट के अंदर इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सारे नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट मिलती हैं और एक डक्ट और बना देती हैं, और उस डक्ट के अंदर से फिर सारा जो है रीनल पेल्विस के अंदर चला जाता है, और पेल्विस से फिर यूरिटर के अंदर चला जाता है। ये सारा बेसिकली नेफ्रॉन का काम होता है, ये इस तरह से काम करता है। अब हम अपने जरा बुक की वर्डिंग को रीड कर लेते हैं कि बुक में वो क्या कहता है। हाँ जी, तो उसने बताया कि हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था नेफ्रॉन को, रीनल कर्पसल एंड रीनल ट्यूबूल। तो सबसे पहले हम रीनल कर्पसल को रीड कर लेते हैं। रीनल कर्पसल कहता है जी, इट हैज़ 2 एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। रीनल कर्पसल के 2 स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलस है। ये एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है ना, जैसा मैंने आपको बताया 2 तरह की ब्लड कैपिलरीज होती हैं, एफेरेंट और ईफेरेंट। कहता है ग्लोमेरुलस इज अ कैपिलरी नेटवर्क derived from an afferent renal arteriole। और उसके बाद आता है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल इज अ कप शेप्ड डबल वॉल्ड सैक। सैक का मतलब होता है थैली नुमा, यानी कोई भी अगर जहां पर भी सैक का वर्ड आए तो वहां पे आपने समझ जाना है कि कोई ऐसे सैकिट पॉकेट नुमा, कोई थैली नुमा स्ट्रक्चर है, यानी कि जिसके अंदर कोई चीज ठहर सकती है, रुक सकती है, उसको हम बायोलॉजी में सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। दैट सराउंड्स द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द मौजूद होता है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है रीनल ट्यूबूल का। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ लॉन्ग ट्यूबूल दैट लीड अवे फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है, उससे अगला स्ट्रक्चर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कनेक्टेड पोर्शंस। इसके 3 कनेक्टेड पोर्शंस होते हैं। सबसे पहले प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले है, और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल है। Proximal convoluted tubule is the beginning portion and it is highly coiled। ये कहता है कि ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन है और ये हाईली कोइल्ड होता है। कोइल्ड का मतलब इस तरह के ये इस तरह आपस में जो है ना वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देखें ना जरा, ये वाला जो पोर्शन है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल का, ये आपस में कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए उसने इसको बोला कि ये हाईली कोइल्ड है, यानी जिस तरह एक कोइल होती है ना, आपस में इस तरह राउंड हुई होती है, इसी तरह बिल्कुल ये भी जो है आपस में जुड़ा हुआ है। इट डिप्स इनटू द मेडुला, और ये कहता है कि ये मेडुला की गहराई के अंदर मौजूद होता है। ये वाला जो पोर्शन है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल का। मेडुला कौन सा पोर्शन है? अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखें तो मेडुला ये वाला पोर्शन है, जो इसका ये वाला है, ये वाला पोर्शन है रीनल पिरामिड्स वाला। तो हमें तो पता है कि रीनल पिरामिड्स के अंदर ही नेफ्रॉन भी पाए जाते हैं, तो इसलिए जब जाहिर है रीनल पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं और रीनल पिरामिड्स मेडुला के अंदर है, तो फिर ये मेडुला के अंदर ही होगा ना ये वाला उसका स्ट्रक्चर भी। उसके बाद जी लूप ऑफ हेनले है। अब लूप ऑफ हेनले
जो है ये यू शेप्ड हेयर पिन लाइक टर्न है, यू शेप्ड है और जिस तरह हेयर पिन होती है ना इस तरह से ये बना हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लिम्ब्स, इसके 2 लिम्ब्स होते हैं, मतलब इसके 2 जो हैं वो बाजू हैं, लिम्ब्स कह लें कि 2 इसके बाजू हैं। एक डिसेंडिंग लिम्ब है टुवर्ड्स द मेडुला और एक एसेंडिंग लिम्ब है रिटर्न टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स एंड रीड्स पैरेलल टू रीनल कर्पसल। अब देखें कहता है जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये कंटिन्यू करता है टुवर्ड्स द मेडुला। अब देखें यहाँ पर डायग्राम में, इस डायग्राम में देखें कि ये जो नीचे बना हुआ है ना ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, मतलब जो ये नीचे की तरफ जा रहा है ये कौन सा है, डिसेंडिंग लिम्ब है। जाहिर है जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये मेडुला की तरफ ही आएगा ना, ऊपर से, क्योंकि ऊपर कॉर्टेक्स वाला पार्ट है और नीचे मेडुला वाला पार्ट है। ये ऊपर कॉर्टेक्स है और नीचे मेडुला है, तो जब एक चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसको हम यही बोलेंगे ना कि इट मूव्स टूवर्ड्स मेडुला, कंटिन्यूज टूवर्ड्स मेडुला। लेकिन जो एसेंडिंग लिम्ब है ये ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर डायग्राम में देखें ये जो एसेंडिंग लिम्ब है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसलिए उसने इसको बोला है कि एसेंडिंग लिम्ब रिटर्न्स टुवर्ड द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स की तरफ वापस जा रही है एंड रीड्स, कॉर्टेक्स के पास पहुंचती है पैरेलल टू रीनल कर्पसल। यानी पैरेलल टू रीनल कर्पसल का मतलब है कि वहां पर जाके इतनी ऊपर जाती है कि ये रीनल कर्पसल, ये वाला जो पोर्शन है ना रीनल कर्पसल उसके पैरेलल आ जाती है, यानी ये वाला जो पोर्शन है रीनल कर्पसल के ये उसके पैरेलल फिर आ जाती है। ठीक है, इसकी समझ आई आपको। पैरेलल का मतलब बायोलॉजी के अंदर यही होता है, मैथमेटिक्स के अंदर यही होता है ना कि 2 ऐसी लाइंस जो इक्वली एक ही सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो ये वाला पोर्शन अगर आपको याद हो तो ये रीनल कर्पसल का था ये वाला, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी एसेंडिंग लिम्ब तो ये इनके पैरेलल आ गई ना, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये उसके पैरेलल आ गई है। विच इज हाईली कोइल्ड अगेन, जो कि दोबारा से बहुत ज्यादा कोइल्ड होती है। अब यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का बता रहे हैं, कहता है द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स ऑफ मल्टीपल नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जो आखिरी हिस्सा होता है यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल वाला, ये ड्रेन करता है यानी निकलता है इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, एक ही कलेक्टिंग डक्ट के अंदर निकलता है। यहाँ पर आपको मैं डायग्राम में बता देती हूँ, ये देखें यहाँ पर ये 2 नेफ्रॉन बने हुए हैं, यहाँ पर ये 2 नेफ्रॉन बने हुए हैं और ये दरमियान में बच्चे एक जो है ना, ये दरमियान में एक आ रही है कलेक्टिंग डक्ट, ये एक कलेक्टिंग डक्ट है, इसके साथ ये वाला नेफ्रॉन भी जुड़ा हुआ है और ये वाला नेफ्रॉन भी जुड़ा हुआ है। अब ये जुड़े किस हिस्से से हैं, ये अपने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल वाले हिस्से से जुड़े हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ना डायग्राम में, तो ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है ना, ये वाला पोर्शन ये इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ इधर से जुड़ा हुआ है और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर एक और नेफ्रॉन लगा होगा, इस पोर्शन के साथ एक और नेफ्रॉन लगा होगा, उस नेफ्रॉन का डिस्टल कन्वोल्यूटेड वाला पार्ट लगा होगा, फिर इसके साथ भी दूसरे नेफ्रॉन का डिस्टल कन्वोल्यूटेड वाला पार्ट लगा होगा और इस पोर्शन के साथ भी। तो इसलिए वो ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो बहुत सारे नेफ्रॉन की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स हैं वो एक ही कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके खुलती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि 1 मिलियन की एक ही कलेक्टिंग डक्ट होगी, नहीं, कलेक्टिंग डक्ट भी काफी सारी होती हैं लेकिन एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ भी काफी सारे नेफ्रॉन्स लगे होते हैं। कहता है कि एज दीज डक्ट्स डिसेंड थ्रू द मेडुला, कहता है जब ये डिसेंड जो है ये डक्ट्स नीचे की तरफ मूव होती हैं मेडुला के अंदर, दे मर्ज टू फॉर्म लार्जर पेपिलरी डक्ट्स, और ये फिर आपस में मिल जाती हैं और एक पेपिलरी डक्ट बनाती हैं विच अल्टीमेटली डिस्चार्ज इनटू द रीनल पेल्विस, जो कि खुलती है कहाँ पर, रीनल पेल्विस में जाके। जैसा मैंने आपको अभी भी डायग्राम में यहाँ पर बता के आई हूँ कि रीनल मेडुला के अंदर क्या होता है, एक काफी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स मिलती हैं और एक पेपिलरी डक्ट में खुलती हैं। लाइक ये एक पेपिलरी डक्ट है, अब इधर से एक पेपिलरी डक्ट निकल रही है, एक पेपिलरी डक्ट इधर से निकल रही है, एक इधर से निकल रही है और उसके पीछे काफी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये देखें काफी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। तो ये जो पेपिलरी डक्ट्स हैं ये जब मिलेंगी तो ये कहाँ खुलेंगी, रीनल पेल्विस के अंदर जाके ओपन होंगी, तो रीनल पेल्विस फिर यूरेटर में चला जाएगा। ये सिस्टम होता है सारा। अब देखें कहता है कि यहाँ पर नेफ्रॉन्स की भी 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स बताई गई हैं नेफ्रॉन की उसके फंक्शन की बेस पे। एक टाइप है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब कॉर्टिकल का जो है वो नाम से जाहिर है कि ये किडनी के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में मौजूद होंगी और जक्स्टा मेडुलरी जो है ये मेडुला वाले पोर्शन में मौजूद होंगी। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं ये इनकी मेजोरिटी में अमाउंट होती है, यानी कि ये 85% होते हैं हमारी किडनीज के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख नेफ्रॉन है एक किडनी के अंदर तो उसमें से जो 85,000 हैं वो नेफ्रॉन कॉर्टिकल वाले होंगे, ये कॉर्टिकल रीजन में पाए जाएंगे कॉर्टेक्स के अंदर। दीज आर लोकेटेड प्राइमरली विद इन द रीनल कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं।
दे पोजेसिस रिलेटिवली शॉर्ट लूप्स ऑफ हेनले, इनकी शॉर्ट लूप्स ऑफ हेनले होती हैं, मतलब ये जो हम पढ़ के आए ना ये वाली लूप ऑफ हेनले, ये इनकी बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ये कहता है कि डीप कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं नियर दी मेडुला, यानी जहां से मेडुला स्टार्ट हो रहा है और कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है ये वहां से शुरू होते हैं। दे हैव लॉन्ग लूप्स ऑफ हेनले, इनकी जो है लूप्स ऑफ हेनले बहुत लॉन्ग होती हैं इस तरह से, ठीक है। दैट एक्सटेंड डीप इनटू द रीनल मेडुला, जो कि लंबी होकर खुद को खींच के एक्सटेंड करके रीनल मेडुला के अंदर जाती हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि दो नेफ्रॉन का क्या मतलब है, मतलब क्यों हमारी बॉडी में जो है दो नेफ्रॉन बनाए गए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चे, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं इनका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, तो इनके अंदर जितना पानी कम मूव करता है क्योंकि वो फौरन से डिस्टल कन्वलेटेड तक पहुंच जाता है, तो इनके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होती है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं इनका लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, इनके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, यानी पानी ज्यादा बॉडी के अंदर जज्ब होता है और कम बॉडी से बाहर निकलता है, यानी कम जाया होता है। और इसके अंदर पानी ज्यादा बॉडी से बाहर निकलता है। असल में होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की कंडीशंस होती है ना, जैसा कि हमने पढ़ा कि कभी कभार ज्यादा पानी हो जाता है हमारी बॉडी में और कभी कभार कम पानी होता है। तो जब हमारी बॉडी में ज्यादा पानी होगा ना, वहां पे क्या होगा कि पानी जितना हमें चाहिए उतना तो हम रख लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जब पानी हो जाता है तो वो इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ना वो फिर एक्टिव होते हैं। वो क्या करते हैं, पानी को बॉडी से बाहर निकालते हैं और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। डाइल्यूट का मतलब है कि उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर पानी बहुत कम होता है तो बॉडी को ज़रूरत होती है कि वो पानी को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रखे। तो फिर क्या होता है कि हमारे अंदर जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर से एब्जॉर्प्शन करवाते हैं और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, ताकि बॉडी से बाहर पानी कम निकले। और इस सूरत में कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बच्चे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे जो है ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। उसके अलावा इसके अंदर से बच्चे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, या आपसे अमाउंट पूछ सकते हैं कि कितने नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रीनल कर्पसल और रीनल ट्यूबोल का डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे। ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। फंक्शन पूछ सकते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल का, लूप ऑफ हेनले का और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल का। उसके अलावा आपसे कलेक्टिंग डक्ट और पेपिलरी डक्ट में डिफरेंस पूछ सकता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अंदर एक और एमसीक्यूज है, इनकी जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, सॉरी कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस में। और ये एमसीक्यूज है, इनकी जो परसेंटेज है ना ये आपने दोनों की याद रखनी है, ये एमसीक्यूज है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको टॉपिक में किसी चीज़ की भी समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।